हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चांदी के ऊपर कर रहे हैं। और चर्चा करने से पहले सबसे पहले एक डिस्क्लोज़र आपके साथ कर दें। इस बीते हफ्ते के दौरान मैंने अपनी चांदी के अंदर पोजीशन डबल कर दी है, यानी कि जो भी पोजीशंस थी हमारे पास चांदी की उसको लगभग हमने डबल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। और आप लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से मैं चांदी के ऊपर बुलिश हूँ और सोने के ऊपर भी बुलिश हूँ। तो दोनों असेट्स क्लास के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा एलोकेशन अपनी इक्विटी से जो हम रखते थे उसको वहाँ पर ना रख के हमने सिल्वर या गोल्ड में रखा है। तो हो सकता है कि जब मैं आपके साथ चर्चा करूँ एनालिसिस में तो आपको ऐसा लगे कि भाई सर के पास है इसलिए सर जो है ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं बात। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको बिल्कुल न्यूट्रल लीजिए कि मैं एनालिसिस के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप कोई भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। पैसा आपका है, पैसे में बढ़ोतरी होगी, आपको फ़ायदा होगा। अगर पैसे में कमी होती है, फंड्स आपके कम हो जाते हैं चांदी में निवेश करने वजह से, आपको मानसिक कष्ट और वेदना भी जरूर होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर कि चांदी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, यहाँ पर बहुत संभल कर सजग रहकर निवेश करने की जो है सलाह लोगों की रहती है। और मेरी भी विशेष रूप से इसी तरीके की सलाह रहती है कि भाई जब भी आप किसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर उस असेट्स क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा बन सकता है। उससे ज़्यादा आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपका कितना पैसा बिगड़ सकता है। तो बिगड़ने के ऊपर भी जो ध्यान रखिएगा। और बिगड़ने से बचने का एक इलाज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर स्टॉप लॉस जो है मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। वहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि पहले फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से चेक किया जाए और उसके बाद देखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर कभी कभी ऐसे भाव भी आ जाते हैं जहाँ पर कि स्टॉप लॉस कट जाते हैं। तो ट्रेडिंग में तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस लगाएं तो एक डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यानी कि जब एक सब्सटेंशियल चेंज आ जाएगा तभी जो है वो एक प्राइस करेक्शन हो सकती है। अब जो जैसे मैंने भी आपके साथ चर्चा की कि सिल्वर पर जो मेरा व्यू है वो बुलिश है, और वो बुलिश क्यों है वो मैं बहुत बार आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन चांदी अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर चांदी अभी अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो अपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर यूएसडी के अंदर बात करें तो अभी भी उसने अपना लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ने आज भी अपना लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया है। तो मुझे सबसे पहले ये संभावना लगती है कि जितनी भी असेट्स क्लास हैं जहाँ पर कि इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव सेंटीमेंट है या एक रुझान बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है, चाहे वो आप गोल्ड की देखें तो गोल्ड ने इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। आप लोग जानते हैं कि निफ्टी ने भी पिछले साल अपना हाई लगा दिया था। इसी तरीके से यूएस के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है और उन्होंने भी अपने लाइफ टाइम हाई लगा दिए हैं। तो इक्विटी में और अगर ग्लोबल इंडिसेस भी अगर आप देखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर भी मेजरली जो इंडेक्स है वहाँ पर एक जबरदस्त तेज़ी देखी गई है। और उनका सबसे मेन रीज़न है क्योंकि एक लिक्विडिटी ड्रिवन जो है मार्केट चल रही है। और आफ्टर कोविड जो करेंसी नोट छपे हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो यूएस की बात करें, सब जगह छपे हैं। तो वो जो लिक्विडिटी है, जो ग्लोबल लिक्विडिटी आई है, वो अब चेज़ कर रही है ऐसी असेट्स क्लास को जहाँ पर की सेफ्टी हो, जहाँ पर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, और सबसे खास बात है कि सेफ्टी हो। तो यहाँ पर सेफ्टी, दूसरी बात है सेंटीमेंट, और तीसरी बात की लिक्विडिटी, वो सब अभी अगर हम बात करें तो वो चांदी के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। अब इन सब के बीच हमारे को क्या आउटलुक लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे, थोड़ी फंडामेंटल पर भी बात हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, चांदी जो है तकरीबन 1,45,000 के आसपास ट्रेड कर चुकी है। ये कल के MCX के भाव में 145,715, वहाँ से एक थोड़ी करेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिली। और रात को 11:30 बजे जब MCX बंद हुआ तो दिसंबर 5 का जो फ्यूचर्स है वो 1,45,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, 144,566। इसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट मार्केट के अंदर तो स्पोर्ट मार्केट में भी चांदी लगभग 1,45,000 के इर्द गिर्द ही चल रही है। आज अक्टूबर 2 की तारीख है, तो 2 अक्टूबर के दिन जो है भाव आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो वीकली कैंडल्स हैं ये हम चांदी की देख रहे हैं,
तो आप पूरी स्क्रीन पर देखेंगे कि अगर हम पिछले 2-3 साल के अंदर पैटर्न्स को देखें, वीकली पैटर्न्स को, तो चांदी ऐसा नहीं है कि ऐसी तेजी बीच में नहीं रही है। देखिएगा यहाँ पर 5 कैंडल्स लगातार ग्रीन बनी, इसी तरीके से बीच में यहाँ पर 4 कैंडल्स आपने 2025 के अंदर ही 4 कैंडल लगातार ग्रीन बनी वीकली। ये 2025 में फिर 5 कैंडल ग्रीन बनी। लेकिन जैसी कैंडल अब बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लगातार 7वां हफ्ता चल रहा है जहाँ पर कि ग्रीन कैंडल तो बनी ही है, लेकिन साथ में उन ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम्स काबिल तारीफ है। जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़बरदस्त है। तो इंटरनेशनली तो अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चांदी में बना हुआ है, लेकिन उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर MCX में आपको चांदी के भाव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चांदी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी चांदी के अंदर MCX में जो है अगर हम देखें तो पिछले 5-6 हफ्तों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो सिल्वर ETFs हैं वहाँ पर चांदी में क्या हाल है, वो भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन अब सबसे खास बात आ रही है, मेरे लिए जो अहम लेवल है चांदी के लिए वो है $50 का। तो देखिएगा ये जो $50 के आसपास का भाव बनता है चांदी का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिएगा $50 के भाव चांदी में आपको इसी साल के अंत से पहले दिखने की उम्मीद हमें लग रही है। और हमें ऐसा लगता है कि 50 तो एक बार टूट कर 50, क्योंकि जब भी एक लाइफ टाइम हाई अगर किसी भी प्रीसियस मेटल्स के अंदर, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, तो ऐसे समय पर अगर लाइफ टाइम हाई और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ उसका ब्रेकआउट आता है, हो सकता है कि यहाँ पे 50 पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस मिले और चांदी फिर दोबारा से 47-48 की तरफ जाए, और हो सकता है कि फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद अगर 50 तोड़ती है तो यहाँ पर हमें लगता है कि चांदी फिर रुकने वाली नहीं है। और ऐसे केसेस में लाइफ टाइम हाई अगर एक बार चांदी तोड़ती है तो औसतन अगले 1 से 1.5 साल में चांदी 30 से 50% की रिटर्न देने का दम रख सकती है और उसकी संभावना बनती है। लेकिन मैं कोई भी निवेश सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें अभी भी चांदी में एक बुलिश व्यू नज़र आ रहा है और चांदी में 50 रुपये जो है, शायद हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बना है, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो वॉल्यूम्स बने हैं उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी की तरफ एक रुझान बड़ा पॉजिटिव चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पैटर्न के बाद ये $50, $51 मान लेते हैं थोड़ा सा और सेफ साइड, $51 के बाद अगर चांदी और ट्रेड करने लगती है तो आप ये देखेंगे कि चांदी में वो पैसे बनेंगे जो आपको इक्विटी में भी नहीं बनते हुए नजर आए। और बाय गॉड ग्रेस देखिएगा चांदी ने एक बेहतरीन रिटर्न्स तो दी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चांदी में अगर ETF के माध्यम से देखें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या निफ्टी 20 सिल्वर 20 की बात करें तो वहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनती हुई नजर आई है। बहुत बार हमसे व्यूअर सवाल पूछते हैं कि सर हमें सिल्वर 20 खरीदने चाहिए या सिल्वर ETF खरीदना चाहिए। देखिएगा सिल्वर ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। दोनों एक ही चीज़ होती है और इनके नाम में केवल फ़र्क है। दोनों का मैकेनिज्म एक तरीके से ही काम करता है, स्लाइटली डिफरेंस है। और जो डिफरेंट है उससे इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स को रिटर्न मोर और लेस सेम मिलती है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है स्कीम टू स्कीम। तो यहाँ पर जिन लोगों को लगता है जी मैं तो एक सस्ता एक महंगा, नहीं, वो जितनी सिल्वर उनके पास है उसको उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी सिल्वर ETF की NAV 145 है, किसी सिल्वर ETF की NAV 138 है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि 145 वाला जो है महंगा है, 138 वाला सस्ता है। वो सिंपल है कि उनकी जो डेट है जब स्कीम स्टार्ट की थी तब से उन्होंने चांदी कितनी ली, कितनी यूनिट इशू, उसकी वजह से प्राइस डिसाइड होते हैं।
तो अल्टीमेटली अगर कोई स्कीम बहुत पहले से चल रही है और उसमें बहुत कम यूनिट थी, तो हो सकता है कि उन ETF का भाव आपको 150 या 200 रुपये भी मिले, हो सकता है 2500 रुपये भी वो भाव हो। तो डिपेंड करता है कि वो स्कीम कितने सालों से चल रही है, कितनी उसके चांदी के अंदर अप्रिसिएशन हुई है, क्या प्राइस रहे हैं। तो बात, और यूनिट्स कितनी बनाई हुई है उसमें से, आपने यूनिट कम बनाई हुई है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, यूनिट ज़्यादा कम बनाई है तो ज़्यादा वैल्यू होगी, यूनिट ज़्यादा बनाई है तो वैल्यू कम होगी। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चांदी के हिसाब से ही ट्रेड करेगी। आप देखिएगा बहुत सारे जो पॉपुलर ETFs हैं उनमें से एक है निप्पॉन सिल्वर ETF। हालांकि ये सिल्वर बीज के नाम से जो है मशहूर है, और सिल्वर बीज के नाम से ये मशहूर ETF में अगर आपने इसमें पैसे डाले होते इस स्कीम के लॉन्च के समय, तो आपके पैसे जो है आज 10,000 के 18,000 हो जाते। लेकिन अगर आपने मात्र 3 साल पहले पैसे डाले होते तो आपके 20,905 रुपये हो जाते। तो अभी हालांकि इस स्कीम को पूरे 5 साल हुए भी नहीं हैं, लेकिन इस स्कीम के अंदर पैसे 3 साल में डबल हो गए हैं। तो चांदी की जो रिटर्न्स है उसकी वजह से डबल हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्कीम के नाम से या निप्पॉन के नाम से हुआ, नहीं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जो फंड है ये सिल्वर में आपको निवेश करने का मौका देता है। तो यहाँ पर जो NAV है सिल्वर ETF के अंदर, वो कभी कभी जो है लोअर साइड में होती है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव रुझान होता है लोगों का, इसलिए भी जो है वैल्यू अप्रिसिएशन हुई आपको नज़र आती है। अगर 29 अगस्त 2025 की बात करें तो इस सिल्वर ETF की NAV थी 113345, लेकिन आज वो NAV जो है बढ़ती हुई, आपको पता है कि मार्केट में जो लेटेस्ट NAV है उसके ऊपर बाजार में जनरली ट्रेड होता है। तो लेटेस्ट NAV जो 1 अक्टूबर 2025 का भाव है वो है 139.1395। तो इससे 20-30-50 पैसे ऊपर या नीचे ये ट्रेड करती है जनरली। तो अभी भी हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर निवेश के मौके हैं। और जहाँ तक अगर हम बात कर ले सिल्वर के ICI प्रूडेंशियल ETF की, तो इसकी NAV चल रही है 144, और इसने भी जो है 23.2 की CAGR जो है जनरेट किए जब से ये स्कीम चली है। तो इसमें भी पैसे लगभग 3 साल में डबल हो गए हैं जिन्होंने इस स्कीम में भी पैसे डाले हैं। ये स्कीम जो है 3 साल और 8 महीने के अभी इसने टाइम पीरियड ही स्पेंड किया है, और तकरीबन 4,700 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि इसमें जो चांदी के अंदर जो पैसा लगाया हुआ है इस फंड ने, जो हम इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है, वो 4,700 करोड़ के आसपास है। इसी तरीके से अब देखिएगा सिल्वर में क्या चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, क्या चीज़ें फैक्टर्स जो है भी काम कर रहे हैं। देखिएगा सिल्वर की एक इंडस्ट्रियल डिमांड है, चाहे वो सोलर पैनल की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसके अंदर निवेश के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के टेलविंड्स हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, फेड ने रेट काट दिए हैं तो ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है। स्पोर्टिव ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, तो वैसे भी चांदी के लिए जो डिमांड्स की बात करें या एक सेंटीमेंट की बात करें वो भी बड़ा पॉजिटिव है। और उसके साथ अगर हम सेफ हेवन डिमांड की बात करें तो इसकी सेफ हेवन डिमांड इसलिए भी है क्योंकि मेटल के प्राइस जो जिन लोगों की पहुंच से गोल्ड के प्राइस निकल गए हैं वो लोग सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक इंक्रीज़ हो रहा है इंटरेस्ट। उसके बाद सप्लाई टाइट है, क्योंकि देखिएगा इसमें माइनिंग से होती है, तो ये तो है नहीं अब कितनी भी चांदी पैदा कर लो, तो जो चांदी है वो उसकी जो माइनिंग होती है वो जितना तैयार होता है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच भी है। उसके बाद वोलेटिलिटी, देखिएगा चांदी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चांदी जो होती है वो बड़ी चंचल होती है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है, प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसमें कभी भी 10% की करेक्शन आ जाए तो ऐसा मना नहीं किया जा सकता, ऐसी भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि चांदी के पास्ट में ऐसा ही है वो है। लेकिन देखिएगा चांदी ने ना सारे एनालिसिस्ट के ना मुंह पे जो है तमाचा मार दिया है, क्योंकि हर कोई सोच रहा था भाई चांदी थोड़ा सा जो है, यहाँ पर मेजोरिटी के जो एनालिसिस्ट है मैं उनकी बात करूँ, वो सब लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई यहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी। और मैं आपके साथ एक ही बात कर रहा हूँ, देखिए कि ज्वेलर इस बात से परेशान है कि माल तो बिक गया और सस्ते रेट में बुकिंग हो गई, माल ग्राहक के पास भी चला गया, चांदी हमने तो खरीदी नहीं, क्योंकि आपका पास एक इन्वेंट्री रहती है, आपको भी लगता है, क्योंकि जो ज्वेलर है उनको भी इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एंटिसिपेट नहीं कर पाएगी भाई चांदी इतनी तेज़ी से चलेगी। हालांकि हमारा व्यू तो है ही कि भाई तेज़ी का इसके अंदर हमारा बना हुआ है, और हमें पिछले लगातार 3-4 हफ्तों से हम हर हफ्ते चांदी खरीद रहे हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते भी अगर हमें एक चांस मिलेगा, क्योंकि इस हफ्ते भी हमने 136 के भाव पे खरीदी, यानी कि जो परसों के दिन जब चांदी में करेक्शन आई थी उस दिन हमने लिया था।
तो यहाँ पर अभी भी हमें लगता है कि मैं निप्पॉन 20 की ETF की बात कर रहा हूँ, जो प्राइस मैंने भी आपके साथ कोट किया, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है कभी भी। ज्वेलर्स ये मान के चल रहे हैं कि जी एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ज्वेलर की बेचारों की इन्वेंट्री चली गई, उन्होंने माल बेच दिया और नई उन्होंने खरीदारी कर नहीं पा रहे, और उनको लगता है कि कहीं प्राइस टूट गया, क्योंकि अगर वो चांदी आज खरीद रहे हैं तो उतनी खरीद रहे हैं जितनी आगे कस्टमर से बुक कर रहे हैं। यानी कि कस्टमर से जितना एडवांस मिल रहा है, वो जिस प्रपोर्शन में चांदी को बुक कर रहे हैं वो ग्राहक की डिमांड के हिसाब से बुक कर रहे हैं। तो जो इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं, जनरली इन्वेंट्री के जो एवरेज लेवल्स होते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, तो ज्वेलर्स जनरली एक एवरेज जो इन्वेंट्री रखते हैं उसके बिलो अभी उनके पास इन्वेंट्री या स्टॉक के लेवल्स हैं। तो ये बात आप समझिएगा कि अगर चांदी के प्राइस नहीं टूट रहे हैं, चांदी नहीं गिर रही है, तो ये देखिएगा कि वो जो ज्वेलर्स हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो चांदी के जो प्राइस एक्शंस हैं वो अलग तरीके के हैं। और देखिएगा ज़िंदगी में ना बहुत सारी जो प्राइस होती हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव्स देते हैं। तो जो जहाँ पे ना टेक्निकल्स काम करते हैं, या जो हिस्टोरिकली जो चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस है कि एक बार इसमें सॉफ्टनेस आनी चाहिए, वो सॉफ्टनेस नहीं आ रही है। और सिमिलरली जो है MCX में भी जो बड़े बड़े दिग्गज ट्रेडर्स हैं जिन्होंने चांदी से बहुत पैसा कमाया है, वो भी इस बार ट्रैप हो रहे हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी है। तो चांदी ने इस बार सबको सरप्राइज किया। और मेरा मानना ये है कि अगर आप निवेशक हैं और आप 10% की चांदी की गिरावट से नहीं डरते, 15% भी अगर चांदी गिर गई मैं नहीं डरने वाला, तो देखिएगा निवेश करने की आपको प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लगता है नहीं मेरे को तो पहले 15% बनना ही चाहिए, मेरे को तो अभी से 20% बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जब भाव भगते हैं ना तो सारी दुनिया आ जाती है उसमें, कूदने लगती है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि दुनिया अभी कूदी नहीं है इसमें। जब चांदी में जो भाव आएंगे ना, जब सारे लोग चांदी की तरफ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, वो मूव आएगा जब $50 चांदी तोड़े देगी ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो ग्लोबल डिमांड भी बढ़ेगी चांदी की, और इन्वेस्टिंग डिमांड जो है इंडिया से भी और बाकी कंट्री से भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो टेक्निकल लेवल्स है 50-51 का, उसके ऊपर जब चांदी चलने शुरू होएगी, तब आप देखिएगा लोग अपनी बैंक की FD तोड़ के भी पैसा लगाएंगे, अपने सेविंग अकाउंट का पैसा भी लगाएंगे। और सबसे खास बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी की सिर्फ चल रही है, उसका पैसा भी आपको गोल्ड में भी और सिल्वर में नजर आएगा। क्योंकि गोल्ड में तो काफ़ी पैसा आ गया यार, अभी भी गोल्ड भी देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में और इंटरनेशनली भी। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर वो बेतहाशा पैसा जो पिछले 3-4 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इंडिया वाले लोगों ने डाला है, इंडिया के इन्वेस्टर्स ने, वो पैसा आपको आता हुआ नजर आएगा। और रीज़न सिंपल है कि जो करेंसी हैं, जो करेंसी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करती हुई नज़र आ रही है। जनरली US ने जब टैरिफ लगाए तो सारी कंट्री वो कह रही है यार ये अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है, तो लो अब हम भी क्यों US डॉलर को रखें। तो जो डीडॉलराइजेशन चल रहा है और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी से बोले उठा के फेंको यार, इसको डॉलर नहीं रखना अपने अपने करेंसी। तो जो करेंसी रिजर्व्स के अंदर जो डॉलर है उसकी परसेंटेज सेंट्रल बैंक्स, जितने भी वर्ल्ड के बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, उनमें जनरली जो कंट्री डिपेंड नहीं है डायरेक्टली या उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है US के में, जिसको US डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो कंट्री कह रही भैया हमें नहीं रखना, तो अपना डॉलर पकड़ इंटरनेशनल मार्केट में। और अल्टीमेटली जो डेट्स हैं, जो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं US डॉलर के अंदर, उनको भी बेचा जा रहा है। और वो पैसा जो उन कंट्रीज़ के आसपास आ रहा है, वो पैसा मूव कर रहा है सिल्वर और गोल्ड में। मेजरली तो गोल्ड में जा रहा है, लेकिन सिल्वर में भी आ रहा है। लेकिन सिल्वर में क्या है, एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। और गोल्ड तो अपने लाइफ टाइम हाई पे आ गया, वो टेक्निकल ब्रेकआउट कर गया, सब कुछ गोल्ड में हो सकता है कि करेक्शन गोल्ड में भी आ जाए। बट मुझे लगता है कि अब सिल्वर अगर $50 तोड़ता है तो फिर कुछ सिल्वर के प्राइस में चमत्कार हो सकता है। और आपको लगे कि सर का बायस्ड इंटरेस्ट है, क्योंकि सर ने अभी 3-4 हफ्तों में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है चांदी में, तो आप समझ सकते हैं इस बात को भी। तो मैं आपको किसी को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अगर नो टेक्निकल इंडिकेटर्स, मैं जिस वेबसाइट से आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, 9 में से 8 टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी भी चांदी के ऊपर बुलिश हुई दिखा रहे हैं। तो टेक्निकल्स में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि देखिए टेक्निकल्स ना फेल हो जाते हैं,
कभी कभी एक करेक्शन आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद एक 5, 7, 8, 10% की करेक्शन को रूल आउट नहीं किया सकता, लेकिन मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे सिल्वर में जो पैसा लगाना है, जो मैंने सिल्वर के लिए फंड एलोकेट किया है इस समय पर, उसका 80% के आसपास मैं सिल्वर में डाल चुका हूँ। 20% सिल्वर में हम और डाल देंगे अगर करेक्शन आएगी तो। करेक्शन नहीं भी आएगी और हमें लगेगा कि यार ये $50 का भाव टूट गया, तो भी हम 20% डाल देंगे। इसके अलावा अगर हमें $50 के बाद लगेगा कि भाई नई सिल्वर में अभी और तेज़ी बन रही है, तो हो सकता है कि हम उस समय पर लीवरेज पोजीशंस भी ले लें। लीवरेज पोजीशंस का मतलब है कि हम उस समय पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डील कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली होगा, क्योंकि हम अपना जो भी फंड मैनेजमेंट है या जो रिस्क प्रोफाइल है उसको देखते हुए ही वो एक्शंस लेंगे। तो अभी अपना व्यू चांदी के ऊपर पॉजिटिव है और बुलिश है, और टेक्निकल लेवल के ऊपर सुपर बुलिश मोड में हम आ जाएंगे अगर $51 USD के अंदर जो फ्यूचर्स हैं सिल्वर के, उसके ऊपर जब वो ट्रेड करने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 50 के आसपास जाके एक बार करेक्शन आ जाए, 50 के जाने हुए चांदी फिर एक बार ₹46 आ जाए, 45 आ जाए, और उसके बाद अगर फिर दोबारा से 50 जाएगी, फिर कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई अब चांदी की तेज़ी रुकने वाली नहीं है। तो ये है अपना मानना चांदी के बारे में। आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा कि चांदी जब कोई आदमी बेचता है तभी तो दूसरा खरीदता है, तो ऐसा तो नहीं है एक बेचने वाला भी होता है एक खरीदने वाला भी होता है। दोनों में से एक का भाव तो गलत होगा। तो जब आगे आने वाले टाइम में या तो बेचने वाला फ़ायदे में होगा या खरीदने वाला फ़ायदे में होगा। तो अभी हमें लगता है कि जो बायस्ड है वो खरीदने वाले के फेवर में अभी हमें ज़्यादा लग रहा है, और थोड़ा सा यूफोरिया भी आप बोल सकते हैं कि जी यूफोरिया बन रहा है। यूफोरिया बनेगा तब जब चांदी का भाव USD के अंदर $70 के ऊपर जाएगा। तो जो सारी एसेट्स क्लास अगर वो लाइफ टाइम हाई मार रही हैं, तो हमें लगता है कि चांदी भी अपना लाइफ टाइम हाई मारेगी। और चांदी कोई ऐसी एसेट्स नहीं है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और एक इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट भी जो है क्रिएट हो रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर से जरूर मुझे चांदी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।